माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में जो है कक्षा 10 अंग्रेजी एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग एक मॉडल पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। उसको हम लोग OMR शीट में करेंगे, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो इसमें हम जो है 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं, जो है प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है। तो अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो आपके ज़रूर कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमें जो OMR सीट मिलेगी उसको कैसे भरेंगे और कैसे जो है इस प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर से हम लोग इस आंसर वाले टेस्ट में भरेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें आपका डेट भरा रहेगा, डेट का बॉक्स बना रहेगा। तो जो भी डेट होगा आप लोग उस डेट को भरेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 15/12/2021 है, तो यहाँ पे यहाँ एक है तो एक कर दिया गया है, 5 है तो 5 कर दिया गया है, यहाँ पे भर के बताया गया है, ठीक है। लेकिन आप लोग इसी आधार से भर लेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने जो है मैथ के क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें भर दिया गया है, अच्छे से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे विषय कोड मिलेगा आपको, जो भी विषय होगा आपको विषय कोड दिया जाएगा, यहाँ पे उसको आप फिल कर लेंगे और जो अक्षर होगा यहाँ आप लोग उसको कलर कर लेना। यहाँ पे परीक्षा आएगा, परीक्षा में हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड। तो आपका वार्षिक देना है तो आपको वार्षिक रंग लेना है। इसी तरह से काले पेन से रंगेंगे, क्योंकि काला पेन जो है ज़्यादा डार्क होता है और कंप्यूटर इसको स्कैन जल्दी से कर लेता है। और यहाँ पे आपका कक्षा है तो 10 का पेपर 9, 10, 11, 12, तो 10 का पेपर देंगे तो आपको 10 को गोला कर लेना है काले पेन से। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद फिर इस गोले को रंग लेना है। उसके बाद आ जाता है परीक्षा तिथि। जो भी डेट आपका होगा उस डेट को आप डाल लेंगे। यहाँ पे मैं 21 कर दे रहा हूँ, या यहाँ पे 27 भी कर सकता हूँ। 27 आपका फरवरी में है, दूसरा महीना है, 2023 है, ठीक है। इस तरह लिख लेंगे। विषय क्या होगा, यहाँ पे हम अंग्रेजी बताने वाले हैं, तो यहाँ पे विषय हम लोग अंग्रेजी डाल देंगे, ठीक है। जो कॉलम होगा आप उसको बहुत बारीकी से भरेंगे, सावधानी पूर्वक। परीक्षार्थी का नाम, अगर नाम का कॉलम मेंशन है तो आप नाम भरेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अगर नाम का कॉलम नहीं है तो यहाँ पे अपना नाम भर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अनुक्रमांक है, जितना रोल नंबर है आप लोग वहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3, 4, 7, 1, 0, 7, 3, 1, इस तरह से भरना है। तो 2 वाले यहाँ 2 है तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, इस बात को ध्यान देंगे। 2 आएगा 0, 1, 2, तो इसको 2 वाले को गोला कर लेना है, ठीक है। 3 है तो यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे मिल जाएगा, आपको 3 वाला गोला कर लेना है। ये 4 है, 4 यहाँ पे मिल जाएगा, यानी उसी बॉक्स के सामने वाले गोले में आपको एक ही गोला रंगना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक के बॉक्सों में सब रंगना जो है सभी अंकों को एक ही कॉलम में, रो वाले में कर देते हैं, कॉलम में तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो बॉक्स है उसी बॉक्स में, यहाँ 7 है तो 7 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको गोला कर लेंगे। ऐसे जो भी आपको मिलेगा, यहाँ पे 1 है तो यानी 1 वाला दूसरे नंबर का गोला हो जाता है, इसको आप कलर कर लेंगे। फिर 0 है, 0 वाला पहला वाला ही गोला हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 वाले गोले को आप कलर कर लेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 वाले गोले को कलर कर देंगे। तो जो संख्या आपके बॉक्स में लिखा रहेगा उसी गोले को रंगेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे। इस तरह से जो आप जो है वो यहाँ पे भर लेंगे। फिर विषय कोड है, सभी विषय के कोड मिलेंगे, आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा। और जो विषय आप देंगे उस विषय का कोड लिखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी है, अंग्रेजी मान लीजिए हम यहाँ पे 231 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जो है यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। जो भी कोड होगा आप उसी अनुसार भरेंगे, ये जरूरी नहीं कि 231 ही है। यहाँ 3 है तो आप लोग यहाँ पे 3 कर लेंगे। यहाँ 1 है तो आपको 1 कर लेना है। बस इसी तरह से आपको जो है जो संख्या लिखा रहेगा वही आपको गोला रंगना है। परीक्षार्थी, यहाँ परीक्षा में आपका वार्षिक है तो वार्षिक वाला कर लीजिएगा। कक्षा आपका 10 है, 10 वाला कर लीजिएगा। और पंजीकरण संख्या जो भी होगा आपका, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, 3 है, 7, 6, 1, 9, 3, तो इस तरह से जो भी होगा आप लोग भर के उसी तरह से कर लीजिएगा। 2 है तो यहाँ पे 2 वाला गोला कर लेना, 4 है तो इसको 4 वाला कर लीजिएगा, 0 है तो 0 पहला वाला गोला हो जाएगा,
एक है, एक जो है दूसरा वाला गोला हो जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है गोला, कभी कभी क्या होता है 1 से भी स्टार्ट कर लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। 3 है तो आप 3 कर लेंगे, 7 है तो 7। ध्यान से भरिएगा ताकि गोला इधर से उधर न जाए। मान लीजिए यहाँ 7 करना है तो आप यहाँ 7 कर दिए तो गलत हो जाएगा। ये 6 है तो 6 वाला इसी लाइन में। सावधानीपूर्वक करेंगे तो आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में गलत कर दे रहे हैं तो आपका जो 20 नंबर उम्मीद है से मिलने वाला है, आसान नंबर है, वो अभी आपका चला जाएगा। ये 9 है तो यहाँ पे 9 भर लेंगे जगह। ठीक है, बहुत सावधानीपूर्वक भरेंगे क्योंकि 20 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है, बहुत ही कीमती नंबर होता है। यहाँ 3 है तो 3 कर लेंगे। तो इस तरह से जो है जो भी कॉलम आपके बने रहेंगे उसको भर के आप उसी वाले गोले को कलर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको मिलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से 20 प्रश्न यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो 20 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है एक के, और जो ऑप्शन सही होगा जिस नंबर का उसी गोले को आपको करना है। यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है, आप अपना सिग्नेचर करेंगे। यहाँ कक्ष निरीक्षक का सिग्नेचर है, यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो सिग्नेचर तो आप पहले भी कर सकते हैं या तो इसको भर के भी कर सकते हैं। जमा करते वक्त इसको भूलना नहीं है, आपको इसको जरूर कर लेना है। तो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में चलिए यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सिग्नेचर आप कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो है इंग्लिश का पेपर लिया कक्षा 10 का, लिखा इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी प्रश्न जो है प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में बटे हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी पार्ट 1 में जो है पार्ट ए में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आंसर टू दीज क्वेश्चन आर द टू बी मार्क्ड ऑन OMR शीट, जिसके उत्तर जो है OMR शीट पे आपको चिन्हित करने हैं। और पार्ट बी में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी पार्ट 1 में बहुविकल्पी टाइप प्रश्न होंगे जो 20 होंगे, और पार्ट बी में जो है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जिसमें आपको लिखने होंगे। उसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी रहेंगे आपके। तो इसमें हम इस वीडियो में हम जो है पार्ट ए पढ़ेंगे, और सेकंड वाले वीडियो में हम पार्ट 2 को भी बताएंगे कि किस तरह से आप पूरे पेपर को हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज आपको जो है ये जो पहला पैसेज मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 3, यानी एक पैसेज दिया जाएगा, और यह अनसीन पैसेज होगा जो आपकी बुक का नहीं होगा, अपठित गद्यांश होगा, जिसको आप पढ़ के उसी में से जो है 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं, वह भी बहुविकल्पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इस प्रश्न पत्र को जो है इस पैसेज को पद्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज है, मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नॉट किस्ड सीज टू वरी अबाउट मी, हिज लव फॉर मी लेड हिम टू थिंक दैट इफ आई persisted in my objection to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should never feel at home in English society। मतलब इसी बीच मेरे दोस्त ने मेरी चिंता करना बंद कर दिया था और मेरे लिए उसके प्यार, ठीक है, ने उसे यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि अगर मैं मांस खाऊं, ठीक है, अगर मैं मांस खाऊं, खाने से अपनी आपत्तियों को कायम रखा तो वह मुझे न केवल कमजोर संविधान विकसित करना चाहिए बल्कि अंग्रेजी समाज में कभी भी घर जैसा महसूस नहीं करना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट्स टू रिफॉर्म मी, ही वन डे इनवाइटेड मी टू गो टू द थिएटर बिफोर द प्ले, वी वेयर टू डाइन टुगेदर एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट। आगे देखें, ही देयरफॉर इसीलिए उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयास किया, उन्होंने एक दिन मुझे आमंत्रित किया, ठीक है, आमंत्रित किया थिएटर जाने के लिए। तो इसमें जो है गांधी जी की बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया है आपसे उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो पूरा टाइम लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही बता दूं क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा। आप पूरे पैसेज को अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कैसे आप पेपर देंगे। तो देखेंगे यहाँ प्रश्न किस तरह से पूछा है, उसी प्रश्न को उसी अनुसार आप खोजेंगे। लिखा है हु इज़ द नरेटर इन द एबव पैसेज,
यानी ऊपर जो पैसेज गद्य दिए हैं उसके नरेटर कौन है, नरेटर माने वर्णन करता है, यानी किस कहानी को कौन बता रहा है, कौन वर्णन कर रहा है। गांधी जी कर रहे हैं कि गांधी जी इज फ्रेंड, गांधी जी के मित्र, कि समवन हु न्यू गांधी जी, यानी कोई जो गांधी जी को जानता है, या द वाटर पानी, वेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है मीन वाइल माई फ्रेंड, यानी फ्रेंड की बात हो रही है। हैड नॉट कीश टू वरी अबाउट मी, यानी इसी बीच मेरे दोस्त ने मेरी चिंता करना बंद कर दिया। ठीक है, तो दोस्त ने चिंता करना बंद कर दिया। और यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा प्रश्न, गांधी जी वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या लिखा है लास्ट में, देखिए, आई वॉन्टेड टू इंक्वायर इफ द सोप वाज वेजिटेबल सोप। ठीक है, चलिए इसको चलिए थोड़ा सा आगे भी पढ़ दिया जाए पूरा। तो यहाँ पे हमने थिएटर बताया था, लिखेंगे बिफोर द प्ले वी वेयर डाइन टुगेदर इनटू द हलवा रेस्टोरेंट, तो हो गया था। इट वाज ए वेरी बिग कंपनी ऑफ डिनर्स एट द मिजेस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सैट शेयरिंग ए टेबल बिटवीन अस। मतलब इट वॉज वेरी बिग कंपनी, यह बहुत बड़ी कंपनी थी, ऑफ डिनर्स माने रात्रि के भोजन का, एट द मिडेस्ट ऑफ द विच माई फ्रेंड एंड आई सेट शेयरिंग ए टेबल बिटवीन अस, यानी मैं और मेरे मित्र के बीच में एक टेबल साझा करने के लिए बैठे थे। ठीक है, उस रेस्टोरेंट में जो है मैं और मेरा मित्र जो है के बीच में एक टेबल साझा करने के लिए बैठे थे। ठीक है, आगे लिखा है द फर्स्ट कोर्स वाज सोप माने तो जूस, यानी जो पहला कोर्स था वो क्या था, जूस था, जूस के बारे में ही बात किया गया था उसमें। आई वॉन्डर्ड व्हाट आई माइट बी मेड ऑफ बट डेयर नॉट आस्क हिम टू फाइंड फ्रेंड अबाउट इट, यानी आई वॉन्डर्ड मैं जो है फिरता रहा, मैं घूमता रहा, व्हाट आई माइट बी मेड ऑफ बट डेयर नॉट आस्क द फाइंड फ्रेंड अबाउट इट, यानी मैं घूमता रहा। ठीक है, और अपने मित्र से पूछने की मुझे हिम्मत नहीं हुई यह किस चीज़ का बना हुआ है, अपने मित्र से, क्योंकि पहला जो कोर्स था वो जूस था और मैं फिरता रहा, और इसे क्या बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्त के बारे में पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, नॉट डेयर। फिर आगे लिखा है आई देयर फॉर समांड द वेटर, मैंने वेटर को बुलाया, और माई फ्रेंड सा द मोमेंट, और मेरा मित्र जो है इस स्थिति को देखा, एंड एक्सटर्नली यानी कड़ाई से जो है आस्क्ड अक्रॉस द टेबल व्हाट द मैटर वाज, कड़ाई से जो है मैंने वेटर को बुलाया, मेरे दोस्त ने हलचल देखी। ठीक है, और मेज पर सख्ती से पूछा कि क्या का मामला है। ठीक है, कि व्हाट इज द मैटर वाज, क्या मामला है। विथ कंसिडर्ड हेजिटेशन आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू इंक्वायर इफ द सूप वाज वेजिटेबल सूप। ठीक है, काफ़ी हिचकिचाहट के साथ, ठीक है, काफ़ी हिचकिचाहट के साथ जो है मैंने उससे कहा कि मैं पूछताछ करना चाहता हूँ। ठीक है, इंक्वायरी माने क्या होता है, पूछताछ, मैं पूछताछ करना चाहता हूँ कि क्या सूप सब्जी का सूप है अथवा नहीं। तो इसमें पूरा निष्कर्ष क्या निकला कि हु इज द नरेटर, इस कहानी के जो नरेटर हैं वर्णनकर्ता कौन है, तो गांधी जी के मित्र हैं, तो गांधी जी के फ्रेंड और गांधी जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा पहला, तो उसको जो है OR सीट में भरेंगे। चलिए इसी बीच दूसरा भी देख लेते हैं, उसके बाद तब इसको फिल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी वाज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियन ओनली, गांधी जी केवल जो है शाकाहारी में रुचि रखते थे। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी आई वांटेड टू इंक्वायरी द सूप वाज वेजिटेबल सूप, यानी सब्जियों का सूप, ये सब्जी क्या होती है, शाकाहारी होती है। फिर हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, ठीक है, मांस खाने पर आपत्ति। तो यहाँ से आप देखेंगे शुरुआत में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ परसिस्ट इन माई ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, ठीक है, यानी मीट खाने पर ऑब्जेक्शन आपत्ति। तो गांधी जी यहाँ पे लिखा ओनली ए, यानी केवल एक सही है, तो बोथ ए एंड बी, ए और बी सही है। तो यहाँ पे डी देखेंगे कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, उनकी रुचि किसमें थी, शाकाहारी भोजन में, और वह मीट मांस खाने पे जो है आपत्ति की, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है तीसरा कि द वर्ड एक्सटर्नली हियर मीन्स, तो इसमें एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है,
उसको बताना था। तो यहाँ से आप देखेंगे इस प्रश्न में एक्सटर्नली लिखा है, तो एक्सटर्नली का ऑप्शन में है स्ट्रिक्टली, एंग्रीली, अनविलिंगली, लविंगली। तो एक्सटर्नली माने होता है दृढ़ता से या कड़ाई से। तो दृढ़ का स्पेलिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है। आपका ये आंसर ए हो जाएगा। एक्सटर्नली और स्ट्रिक्टली इसका मतलब होता है कड़ाई से या दृढ़ता से, ठीक है, या कठोरता से। तो इसको हम लोग फिल कर लेंगे अब OMR सीट पे। हमने 3 प्रश्नों को कर लिया है, 3 प्रश्नों को भरेंगे। पहले का हमने क्या लगाया है? बी लगाया है, तो पहले का आप लोग बी वाला रंग लेंगे इस तरह से। दूसरे का हमने क्या लगाया है? डी लगाया है, तो दूसरे का आप लोग ऐसे डी भर लेंगे। लेकिन एक ध्यान रहे सावधानी पूर्वक हो कि जो हमने यहाँ पे ट्रिक लगाया है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से ट्रिक नहीं लगाना है। मान लीजिए कोई चेक करने वाला आ गया, एग्जामिनर या गाड़ी वो जो है रेड वाले, तो आपको रिस्टिकेट भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पेपर में कहीं भी जो है कट पीट का चिन्ह नहीं लगाना है। आपको अगर कुछ पॉइंट लगाना है तो एक पॉइंट से लगा देंगे ताकि अपने संकेत के लिए, ठीक है। बाकी आपको कहीं भी पेपर में फालतू चीज़ें नहीं नोट करना है, नहीं तो आप रिस्टिकेट भी हो सकते हैं, आपका 3 साल बर्बाद हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। तीसरा हमने में क्या लिखा है? एक्सटर्नली के स्ट्रिक्टली होगा, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरे का ए सही है। तो तीसरे का हम लोग ऐसे ए गोला लगा देंगे। इसी तरह से आपको गोला भरना है। गोला ना छोटा है ना बड़ा रहे, गोले के अंदर ही रहो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चूज द, अब तो यहाँ पैसेज से 3 प्रश्न करने थे, 3 प्रश्न आपके मिलेंगे पैसेज से और 3 प्रश्न उसी पैसेज से छाटने के लिखना है। और बाकी चौथा क्वेश्चन पैसेज का नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन 4 से 8 में दूसरा प्रश्न है, लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यानी इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसी में से छांट के लिखना है। आई हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। तो आई हिम, और यहाँ पे गिव के वर्ब भरने के लिए दिया गया है। गिव, गिवन, गिव, गिविंग, नहीं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो इसको अगर पढ़ेंगे तो आई हिम, मैंने अब यहाँ गिव के हिसाब से देखें तो आई गिव हिम, तो मैं उसे देता हूँ ए साइकिल, माने साइकिल, ऑन हिज बर्थडे माने उसके जन्मदिन पर, मैं उसके जन्मदिन पर एक साइकिल देता हूँ, यहाँ बनेगा। आई गिवन, गिवन हो नहीं सकता क्योंकि गिवन थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जब रहेगा तो हैज हैव लगेगा, चूंकि यहाँ हैज हैव है नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें सेकंड फॉर्म तो ए और अच्छा होगा। चौथा फॉर्म तो हो नहीं सकता गिविंग, क्योंकि जब गिविंग होगा तो इज एम आर होगा। ए दोनों तो वैसे ही कट जाएंगे, बाकी ए ही दोनों सही हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सही होगा यहाँ पे सेकंड वाला। इसको क्यों करेंगे? आई गेव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल दिया, ठीक है। आप दे चुके जन्मदिन पे आप कोई चीज़ देते हैं तो बीत चुकी हुई बात होती है। तो हो गया आई गेव हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसके जन्मदिन पर एक साइकिल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे ज़्यादा राइट होगा। ये भी सही है, लेकिन इसके मुकाबले जो है ये ज़्यादा सही माना जाएगा। अगला है द चिल्ड्रन देयर होमवर्क देन आई गाट होम, यानी द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे वाज डूइंग, वेयर डूइंग, डन, विल डूइंग और वेयर डूइंग यहाँ पे करना है, ध्यान देंगे। चिल्ड्रन प्लूरल में है तो प्लूरल के साथ वाज होता नहीं है, वाज तो सिंगुलर होता है, ये कट जाएगा कैंसिल। वेयर डन, वेयर डन नहीं हो सकता, जब वेयर होगा तो यहाँ पे इज एम आर कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये भी गलत हो जाएगा। विल डूइंग नहीं हो सकता क्योंकि विल होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ विल भी, शैल भी आता है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा वेयर डूइंग, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल हैं तो प्लूरल के लिए वेयर हो जाएगा। तो हो जाएगा द चिल्ड्रन वेयर डूइंग देयर होमवर्क, बच्चे गृह कार्य कर रहे थे। व्हेन आई गाट होम, जब मैं घर पहुँचा, जब मैं घर पहुँचा तो बच्चे गृह कार्य कर रहे थे, ये आपका राइट हो जाएगा। तो 5वीं का डी। चलिए इसको 2 को हम भर लेंगे। तो इस तरह से हमने चौथे में सी लगाया है, तो चौथे में आप सी भर लेंगे। और 5वें में हमने क्या लगाया है? डी लगाया है, तो 5वें आपको डी कर लेना है। इस तरह से आप गोला बढ़िया से भरेंगे ताकि गोला एकदम चटक रहे और कंप्यूटर में स्कैन वो जल्दी से आ जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सी हैज़ टू द पार्टी, गो, वेंट, गान, गोइंग। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा कि जो हैज़ है आता है ये परफेक्ट में आता है, इनके साथ हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे आपका हैज हो, चाहे आपका हैव हो या आपका हैड हो, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे और इनके साथ वर्ब देखने को मिले तो हमेशा वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे गो, वेंट, गान थर्ड फॉर्म आपका गान होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, यानी छठे का सी होगा। अभी हम लोग इसको भर लेंगे।
अब यहाँ देखें, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज ए वरीड मैन, वह एक चिंतित व्यक्ति है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी वर्ब से भी प्रश्न पूछ रहेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ लेंगे और आर्टिकल भी पढ़ लेंगे। हमने जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ। तो ही इज ए वरीड मैन, यहाँ पे आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। कर्ता के द्वारा जो काम हो वो क्रिया होती है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, क्रिया 2 प्रकार की है, सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए सहायक क्रिया दिया हुआ है तो हम उसी को वर्ब मानेंगे, अगर मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया को। यहाँ पे वरीड जो है ए वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज है, तो यही इज वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ इज करेंगे, वरीड आपको नहीं करना है, वरीड माने चिंतित हो जाएगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम हो जाएगा। तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब हो और इसी के साथ मेन वर्ब आता है, तो आपका इज हो जाएगा। फिर अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। एक टाइप का प्रश्न इस तरह से आएगा कि कौन सा शब्द जो है एकदम सही है, जिसकी वर्तनी या स्पेलिंग सही है। यानी 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन के स्पेलिंग गलत होंगे, चौथे का सही होगा। तो यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने होता है अवसर या मौका। तो इसके लिए आपको मीनिंग तैयार करना होगा। अपॉर्चुनिटी का क्या होता है? तो देखिए OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये एकदम राइट है। पहला ही ऑप्शन मुझे राइट लगा, क्योंकि बाकी OPPU नहीं होता है, जब भी होगा तो OPPO रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल पी है, यहाँ OPPOR है, तो यहाँ पे TU होना चाहिए, ओ है, इसलिए एक सब गलत है, बाकी यही सही है। अपॉर्चुनिटी माने अवसर होता है, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, OPPORTUNITY। ऐसे आप जो है बहुत से ऐसे मीनिंग हैं जो OPP से, जैसे अपोजिट हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ, ऑपरेसर हुआ, ऑपरेस्ड हुआ, ऑपरेटर होगा, ऐसे बहुत से मीनिंग हैं जो OPP होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिल कर लेंगे। अब चलिए इसको अब फिल कर लें आपके OMR शीट में। छठे का हमने क्या लगाया? छठे का C लगाया, तो छठे का आपको C ऐसे कर लेना है कलर। पहले आप बाहर से गोला कर लेंगे, फिर अंदर से कर लेंगे। 7वें का हमने क्या लगाया है? वर्ब में इज लगाया है, इज B ऑप्शन है, तो 7वें का आपको B कर लेना है। 8वें का देखेंगे, अपॉर्चुनिटी में ए आपका सही है 8वें का, तो आपको 8वें का ए वाला गोला कर लेना है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका गोला मिस हो गया, आप ए लगा रहे थे दूसरे में लग गया, तो आप उसको काटेंगे नहीं, बाकी उसको छोड़ देंगे। अगर आप काटते हैं तो उसका भी आपका खारिज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गलती से हो गया है, छोड़ दीजिए, दूसरा वाला कर लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 9 और 10। इसमें 2 प्रश्न हैं, और 2 प्रश्न जो हैं इस यहाँ भी हमें एक पैसेज मिलेगा, और यह पैसेज आपकी जो है प्रोज का मिलेगा, और उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छाटने हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे कौन सा आपको पैसेज मिला है? एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। आप ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पे द सरमन ऑफ बनारस पाठ का लिया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध की कहानी है, आप देख सकते हैं। एट 12 यानी 12 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट अवे, उन्हें भेज दिया गया था, फॉर स्कूलिंग माने शिक्षा के लिए, हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर यानी हिंदू पवित्र शास्त्रीय स्कूल में। ठीक है, एंड 4 years यानी 4 वर्ष लेटर, 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस, और 4 वर्ष बाद जो है राजकुमारी से शादी करके घर लौटे। दे हैड ए सन, उनका एक पुत्र भी था, एंड लिव्ड फॉर 10 years, और 10 years और 10 वर्ष की बाद अवस्था के बाद ही बेफिटेड रॉयल्टी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं इसको, बेफिटेड रॉयल्टी माने होता है राजघराने। ठीक है, तो लिखा ही हैड ए सन, उनके एक पुत्र भी था, एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और वह 10 वर्षों तक जो है राजसी जीवन व्यतीत की। उनको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है। ठीक है, राजसी, क्योंकि वो राजघराने में पैदा हुए थे, राजकुमार थे, महलों में रहते थे, उनको दुख का अनुभव नहीं हुआ था। आगे है, एट अबाउट द 20 ऑफ एज ऑफ 25 यानी 25 वर्ष की अवस्था में द प्रिंसेस हीरो
टू फोर शील्डेड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 25 वर्ष की अवस्था की आयु में जो है राजकुमार अब तक दुनिया के दुखों से बचा हुआ था। यानी 25 वर्ष की अवस्था में जो वह शील्डेड में बचा हुआ था फ्रॉम सफरिंग में दुखों से ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के दुखों से वह जो है 25 साल तक वह बची रही। यानी 25 साल तक उनको जो है दुख बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है। व्हाइल, उसके बाद कब हुआ उनको दुख? व्हाइल आउट हंटिंग, यानी शिकार करने के लिए बाहर जाते समय, ठीक है, चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, यानी एक जो है बीमार व्यक्ति मिलता है, देन एंड एज्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है, और देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा मिलती है, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में जो है एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है। ठीक है। वह शिकार करने के लिए जाते हैं और उनको जब वह निकलते अपने महल से तो उनको जो है एक बौद्ध भिक्षु मिल जाता है, एक बीमार व्यक्ति मिल जाता है और एक वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है। अब कुछ लोग जो है लाश को लेके दाह संस्कार के लिए जाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है लांग में कि वह जो है दुखी क्यों हुए, तो यही सब चीज़ों को देखकर वह ज़्यादा दुखी हुई। ठीक है। आगे लिखा है दीज साइड्स सो मूव्ड हिम, यह दृश्य को देखकर जो है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। एंड देन ही एट वंस, और तुरंत जो है वेंट आउट, निकल पड़े इनटू द वर्ल्ड, संसार में, वह संसार के भ्रमण में निकल गई। टू सीक, माने खोजने के लिए, इनलाइटनमेंट माने ज्ञान की खोज में, कंसर्निंग टू सारो ही वार्ड विटनेस्ड। ठीक है। ताकि वह अपने द्वारा देखे गए दुखों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। वो किस लिए निकल पड़े? यह दृश्य जो है उनको अत्यधिक प्रभावित कर दिया और तुरंत वह जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है वो निकल पड़े विश्व में। तो यही सब प्रश्न है, इसमें हम लोग देखेंगे। सिद्धार्थ लिव्ड एज प्रिंस फॉर, सिद्धार्थ जो है व्यतीत किए प्रिंस यानी राजकुमार का जीवन 10 वर्ष कि 13 वर्ष या 3 वर्ष या 12 वर्ष। आप यहाँ पे देख सकते हैं एट 12 वर्ष ही वाज सेंट अवे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 12 वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में उनको भेज दिया गया था। तो 12 वर्ष की अवस्था तक जो है वह राजसी जीवन तो व्यतीत किए ही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा डी पे 12 वर्ष। ठीक है। ऐसे आप लोग पढ़ेंगे पैसेज तो आपको मिल जाएगा। आगे मिलेगा द साइड्स दोज मूव्ड द प्रिंसेस वेयर, यानी वह दृश्य जो राजकुमार को प्रभावित कर दिए। कौन कौन से दृश्य थे आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। देखें यहाँ पे सिक मैन था और एज्ड मैन था और फ्यूनरल प्रोसेशन था और एक मॉन्क बेगिंग था, 4 साइड थे। तो यहाँ भी फ्यूनरल प्रोसेशन भी मिल गया, एक सिक मैन भी मिल गया एंड एज्ड मैन, ऑल ऑफ एबव। आंसर जाएगा आपका ऑल ऑफ एबव, यानी सभी है। तो ज़्यादातर विकल्प में ऑल ऑफ एबव अगर कहीं आपको दिखे तो उसको जरूर लगा दीजिए, क्योंकि 90% केसों में ऑल ऑफ एबव सही होता है। और कुछ ऐसे आते हैं बोथ ए एंड बी, एंड ए और बी दोनों। ए केस में जो है आपका सही हो जाता है, ए और बी दोनों और उपयुक्त सभी। इन प्रश्नों को हम लोग भर लें पहले। अब हम लोग इसको OMR शीट में भर लें। 9वें का हमने क्या लगाया था? 9वें का डी लगाया था, तो 9वां यहाँ पे है, आप लोग 9वें का डी कर लीजिएगा। 10वें का देखें तो 10वें का भी डी है, तो 10वें का भी आप डी लगा लेंगे। आपके 2 प्रश्न जो है इसी पैसेज से आएंगे, वह पैसेज आएगा आपका प्रोज का। ठीक है। तो इसलिए आपको पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं पैसेज में उसका आंसर जरूर मिल जाता है। ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको पढ़ने में, खोजने में, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नंबर आपके कहीं जाएंगे नहीं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13। ठीक है। यानी 3 प्रश्न यहाँ आपको देखने के मिलेंगे और किस चैप्टर से रहेंगे, प्रोज या सप्लीमेंट्री से। तो यहाँ पे देखेंगे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यानी आपकी समझ के आधार पर। ठीक है। ऑफ द प्रोज लेसन, कौन सा लेसन? प्रोज लेसन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी प्रोज पार्ट से प्रश्न पूछा जाएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पी होंगे। इसमें प्रोज का ही रहेगा। लिखा है हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, यानी अन्य के परिवार का जो है पालन पोषण करता कौन था। ठीक है। तो यहाँ एनी थी या एनीज फादर या एनीज मदर या एनीज सिस्टर। एनी खुद थी कि उसके पिता थे कि उसकी माता कि उसकी बहन। तो अन्नी का
कि परिवार का जो भरण पोषण करने वाला एकमात्र था वो पिता, क्योंकि पिता ही भरण पोषण करने वाला जो है, पालन पोषण करने वाला ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्नेज फादर। अगला है कुर्ग इज ए कंट्री। कुर्ग कंट्री माने देश है, तो कुर्ग जो है कर्नाटक में पड़ता है और वह काफ़ियों का देश है। तो कुर्ग में सबसे ज़्यादा काफ़ी पाई जाती है, ठीक है। तो कुर्ग पूछा जाता है कहाँ अगर है, तो आप लोग बता सकते हैं कर्नाटक में। और वंश अगर पूछा जाए तो कुडोगु वंश यानी कोडावस वंश, ठीक है। तो कुर्ग कंट्री है किस देश की, किसके लिए कंट्री है? चाय की कंट्री है, ब्रेड की, कॉफ़ी की, तो ग्रीन की। तो सी से आपको याद रखना है कुर्ग और सी से आपको याद करना है कॉफ़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी। कुर्ग काफ़ियों का देश है। और जो चाय, असम जो है वो चाय का देश है, और जो गोवा है वो बेकर्स का देश है। अगला है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वांडर, यानी कितने वर्ष तक वह जो घूमते रहे। यह किस पाठ का है? आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, अभी हमने इस पाठ को पढ़ा है। ये वही है जो पैसेज आपको मिला था प्रोज का महात्मा बुद्ध वाला, कि वह जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है वो निकल पड़े थे अपने महल से, ठीक है। तो वह कितने वर्षों तक घूमे, तो आपको याद रखना चाहिए वो 7 वर्षों तक घूमे थे, ठीक है। ज्ञान की खोज में जो है 7 वर्षों तक घूमे थे। तो 13 का ए हो जाएगा। ए महात्मा बुद्ध की सरमन ऑफ बनारस पाठ का क्वेश्चन है। तो आइए फिल करें। 11वां में हमने क्या लगाया है, तो 11वां में बी लगाया है। तो 11वें वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 11वां ए है, उसको हम लोग 11वें का बी आपको करना है, तो यहाँ पे बी कर लीजिएगा। फिर देखेंगे ब्राह्मा क्या लिखा है कुर्ग वाले में, तो सी है ब्राह्मे का, तो ब्राह्मे का आप सी भर लेंगे इस तरह से, ठीक है। बस सावधानी पूर्वक आपको करना है। अब हमने 13वें का क्या किया है, 13वें का आप देख सकते हैं 13वें ए सही है, तो हमने यहाँ पे 13वें का ए कर लेना है, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14-15। यहाँ पे 2 प्रश्न मिलेंगे जो आपके पोएट्री से होंगे। अब इसमें भी आपके 2 प्रश्न करने को मिलेंगे पोएट्री से। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी अवतरण दिया गया है, उसी में से आपको प्रश्न छांटने हैं और देखना है किस पाठ के से यह संबंधित है। आपसे कभी कभी पूछ भी सकता है कि किस पाठ का ये है पोयम, वह पाठ का नाम भी दे सकता है, इसकी कवि कौन है इसको भी दे सकता है। तो आपको जो है सभी पाठों की पोएट के नाम, पोएम के नाम याद हो जाने चाहिए और 4 लाइन का कम से कम पोएम याद हो। लिखा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर साइलेंट हाउंचेज एंड देन मूव्स ऑन, यानी एक फॉग पाठ का लिया गया है। फॉग माने कोहरा होता है, यानी कोहरा जो है, कोहरे की तुलना जो है बिल्ली से की गई है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे अपने पैरों से चुपके से आती है, उसी तरह से कोहरा भी जो है आता है, ठीक है। बिल्ली के छोटे पैरों की भांति आता है कोहरा, और यह सिट्स लुकिंग ओवर द साइलेंट हाउंचेज, और जो है लुक सिट्स माने बैठ जाता है, लुकिंग माने देखते हुए, ओवर साइलेंट यानी शांतिपूर्वक जो है यह बैठ जाता है, और हाउंचेज एंड द मूव्स ऑन, और जो शहर हैं, जो बंदरगाह हैं, उनके ऊपर जो है ये क्या करता है, ध्यान से देखता है और फिर बाद में चला जाता है। देखिए थोड़ा सा मौसम आज गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़, अगर बाहरी आवाज़ भी आती है तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है। यहाँ कुहरे की तुलना बिल्ली से की गई है, इस बात को ध्यान से देखना है कि फॉग आता है कम्स किसकी तरह आता है, बिल्ली की तरह आता है। तो हु इज इट इन इज अबव लाइन्स, इट किसके लिए लगा है, कट के लिए लगा है, फॉग सिटी हार्बर, तो इट लगा है फॉग के लिए, कोहरे के लिए, क्योंकि कोहरा एक निर्जीव टाइप का है, तो उसके लिए हम लोग इट का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे फॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इट जो है प्रोनाउन वो फॉग के लिए लगा है। द फॉग इज कंपेयर टू व्हाट, यानी कोहरे की तुलना किससे की गई है, तो आप ध्यान सकते हैं फॉग कम्स कैट फीट, यानी कोहरे की जो तुलना है वो बिल्ली से की गई है। माउस, कैट, डॉग एंड, तो कैट हो जाएगा, यानी 14 या 15 दोनों का बी सही होगा। तो यहाँ से देखेंगे 14 का भी बी सही है, 15 का भी बी सही है, तो इसको हम लोग ऐसे गोला कर देंगे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 5 क्वेश्चन शेष रह गए, उसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20, यानी जो है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेंगे, जो आपके सप्लीमेंट्री बुक से रिलेटेड होगा।
बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पदचिन्ह, मतलब सप्लीमेंट्री का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री के होंगे, जिसमें से आपको चूज करने हैं सही ऑप्शन। ठीक है, सही विकल्प। अब यहाँ पे दिया गया है हु वाज मिसेज हॉल, श्रीमती हॉल कौन थी? हिज वाइफ उसकी पत्नी, हिज फ्रेंड उसकी मित्र, हिज लैंड लेडी उसकी मालकिन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है मिस्टर हॉल यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी ग्रिफिन पार्ट का ये पार्ट है, ग्रिफिन से रिलेटेड, जिसमें जो है ग्रिफिन की ये मालकिन होती है और ग्रिफिन मिसेज हॉल के कमरे में रहता है। तो हु वाज मिसेज हॉल, तो मिसेज हॉल जो थी वो हिज मालकिन थी, हिज माने ग्रिफिन की। ठीक है, अगला है रिचार्ड एब्राइट वाज, रिचार्ड एब्राइट उस पार्ट का है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी जो बच्चा तितलियों को जो है पकड़ के इकट्ठा करता था और लगभग 25 प्रजातियों को इकट्ठा किया था, और तितलियों के पंखों में जो धब्बे होते हैं सुनहरे, उनसे वो हार्मोन्स विकसित किया था। उसका नाम था रिचार्ड एब्राइट। तो रिचार्ड एब्राइट क्या था? वो एक्टर था, अभिनेता था कि गायक था, इंजीनियर कि अभियंता था या साइंटिस्ट था? तो रिचार्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट था, वो वैज्ञानिक था। पार्ट का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी एक वैज्ञानिक का बनना। अगला है मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रहती थी। अनहैप्पी दुखी रहती थी कि हैप्पी प्रसन्न, डिलाइटेड प्रसन्नचित, कंटेंट संतुष्ट रहती थी। तो मटिल्डा हमेशा जो है अनहैप्पी रहती थी। 21 पार्ट का है, नेकलेस पार्ट का, जो गले की हार, यानी मटिल्डा नाम की एक औरत होती है जो एक पार्टी में जाती हैं, उनका जो है गले की हार गायब हो जाती है। ठीक है, और वह हमेशा जो है छोटे परिवार में रहती हैं, उनका जीवन जो है व्यवस्थित नहीं रहता है, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाती हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ उनकी इच्छा होती है वो सब चीज़ें उनको मिल नहीं पाता है, जो चीज़ें उनको उपयोग करना है वो नहीं मिल पाता है, तो इसी कारण जो है वो हमेशा दुखी रहती हैं, राजसी जीवन वो नहीं जी पाती हैं। तो मटिल्डा हमेशा क्या होती थी? अनहैप्पी, दुखी रहती थी। अब हु वाज थीप इन द स्टोरी, इस कहानी में चोर कौन था? कौन सी कहानी है? तो हरी सिंह वाला, हरी सिंह वाला द थीप्स स्टोरी, यानी चोर की कहानी में हरी सिंह और अनिल 2 पात्रों की कहानी है। ठीक है, जिसमें हरी सिंह चोर होता है जिसकी उम्र 15 साल होती है, और अनिल उसको अपने काम पे रखता है जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है। तो हु वाज थीप इन द स्टोरी, इस कहानी में चोर कौन था? तो चोर था यहाँ पे हरी सिंह, अनिल, मंगल पांडे या सुरेश। तो यहाँ पे हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह चोर था। अगला है हु वाज भोलीज रियल नेम, भोली के वास्तविक नाम क्या था? भोली का वास्तविक नाम या पाठ का ही नाम भोली होता है, जो छोटी अवस्था में चारपाई से गिर के जो है उसकी दिमाग पे थोड़ा सा चोट लग जाती है, जिसके कारण जो है उसका दिमाग की जो है थोड़ा सा असंतुलन हो जाता है, वो मंदबुद्धि की लड़की कहलाती है और उसका नाम पड़ जाता है भोली। तो भोली के बचपन का नाम जो है, जो रियल नाम था असली, वो सुलेखा था। भोली के पिता का नाम रामलाल था। भोले की 4 बहनें थी, जिसमें सबसे छोटी बहन भोली थी। ठीक है, बड़ी बहन रेखा, मंगला, चंपा इसी तरह से थी। तो यहाँ पे भोली द रियल नेम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? प्रिया था, गीता था, सुलेखा था, सीता था। तो उसका रियल नेम सुलेखा था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोली के घर एक गाय थी, उस गाय का क्या नाम था? तो गाय का नाम था आपका लक्ष्मी। ठीक है, इस तरह से 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम लोग इसको OMR शीट पे भर लेंगे। तो देखिए यहाँ 16वें का हमने सी भरा है, तो यहाँ पे 16वें का आप सी कर लेंगे, गोला कर लेंगे इसी तरह से। 17वें का हमने डी किया है, तो 17वें का आप लोग डी से भर लेंगे। 18वें में आपका ए है, 18वें में आप ए से कर लेंगे। प्रश्न को आप पढ़ेंगे तभी आप आंसर बता पाएंगे। 19 का हमने ए किया है, 19 का भी ए से आप कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, हमने जैसे ट्रिक लगाया है पेपर में, आपको उस तरह से नहीं करना। ठीक है, हम वीडियो बनाने के मकसद से इस तरह से किए हैं, क्योंकि इसमें जगह कम है, पेज खिसकाना भी पड़ता है, उसमें समस्या आती है, इसलिए हमने ऐसा किया है। और 20वें का हमने सी किया है, तो 20वें का सी। इस तरह से 20 मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हुए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो आप लोग जो है इसी पैटर्न पर जो है तैयारी करेंगे, ताकि आपके 20 नंबर जो हैं आपके कंप्लीट हो जाएं और आपके कहीं से जाए ना, क्योंकि वो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे समझ लीजिए फ्री में, और 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाएगा, 50 नंबर आपका वैसे ही हो जाएगा। तो इसमें हम जो सेक्शन बी है, इसमें वर्णात्मक यानी विस्तृत प्रश्न हमें करना है,
उसको हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसको किस तरह से आप को जो है पैसेज से आंसर छाड़ना है उसको भी बताएंगे, किस तरह से ग्रामर के प्रश्नों को हल करना है, हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर या कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।